स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे फिजिक्स के 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जब हम 12th क्लास में आते हैं 11th से, तो 11th क्लास में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब हमें विजिबल होता है। हम अपने जीवन के अंदर उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे वो सब चीज़ें इमेजिनरी होगी। हम सिर्फ उन्हें इमेजिन करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, उनके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम देखते रहे उन चीज़ों को हमारी डेली लाइफ के अंदर, लेकिन उनसे रिलेटेड जो उनके एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें हम जरूर देखते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसकी शुरुआत होती है लगभग 600 ईस्वी पहले, यानी कि ईसा के आने से भी 600 साल पहले। ग्रीस के अंदर एक आदमी होता है थेल्स नाम का। उसने क्या सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की। उसके बाद में तो आज हम भी ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहले इसने देखा इस चीज को कि एम्बर जो चीज होती है, एम्बर क्या होता है, जैसे पेड़ों के ऊपर जो पीला सा पदार्थ निकलता है जो जम के बाद में हार्ड हो जाता है, एक गोंद जैसा निकलता है, वो जैसे अंगूठियों वगैरह में भी डालते हैं। तो उसके पास कोई था वो टुकड़ा, तो ऊन से जब इसको रब करते हैं, जब इसको रगड़ते हैं ऊन से, तो उसने देखा ये जो गाय का भूसा होता है, जो चारा होता है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। फिर आगे जाके में पता चला ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि उनके पास जाने के पास वो चीजें उस एम्बर के टुकड़े पर चिपकने लग जाती है। तो सबसे पहले ये तब ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद में बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया। तो जो एम्बर होता है, इसको ग्रीक वर्ड के अंदर कहते हैं इलेक्ट्रॉन। एम्बर को ग्रीस के अंदर, जो ग्रीक इनकी लैंग्वेज है, भाषा है, ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। और हम जो इन सब चीजों की जो स्टडी करेंगे कि ये चीजों को अट्रैक्ट ऐसे कैसे करने लग जाती है, कोई चीज रब करने से, रगड़ने से ऐसा क्या होता है, उस पूरी ब्रांच को, जैसे हम 11th के अंदर मैकेनिक्स के अंदर सारी चीजें पढ़ते हैं, वैसे इस पूरी ब्रांच को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये कैसे होता है, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्या चार्ज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये बस एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट्स की। तो स्टूडेंट्स, इतिहास से अब हम आ जाते हैं कलयुग के अंदर। तो कलयुग में हमने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये तो हम सब करते हैं कि कंघी को अपने बालों में रब किया, थोड़ा रगड़ा, फिर हम उसे कोई कागज के पास ले जाएंगे तो वो कागज के टुकड़े ऑटोमेटिकली उस पर चिपकने लग जाते हैं। जो हमने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था कि ग्रेविटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ग्रेविटी के कारण चीजें नीचे गिर जाती है। तो वो नीचे नहीं गिर रही, और वो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे कि ग्रेविटी को भी हरा के उसने चीजों को ऊपर उठा लिया। तो ऐसा क्या हो रहा था कि हमने ये मान लो कोई कांच की छड़ है, कोई ग्लास रोड है, इसे जब हमने किसी सिल्क के कपड़े से सिल्क के कपड़े से रब किया और कागज के टुकड़ों के पास लेकर गए, तो हमने देखा कि वो कागज के टुकड़े जो हैं वो इसके ऊपर चिपक रहे हैं। तो अभी जब सिल्क के कपड़े से नहीं रगड़ा था तभी ये कागज के टुकड़े इससे नहीं चिपक रहे थे, लेकिन सिल्क से रब करने के बाद में कागज के टुकड़े इस पे चिपकने लगे। मतलब सिल्क से रगड़ने के बाद इसके पास कुछ ऐसा आया है या कुछ गया है, कुछ भी मान लो आप, इसके पास कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी आई, कोई ये एक विशेष गुण आ गया है। मैं ये कहूंगा कि एक विशेष गुण आ गया है जिसके कारण ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ये हरा रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हरा रहा है भाई। जो चीजें नीचे जानी चाहिए उनको भी ऊपर उठा रहा है। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, उससे भी ये स्ट्रॉन्ग, ज्यादा मजबूत बल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल है। तो ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे कि ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो अभी काफी साल तक लोगों ने क्या किया कि वो इन चीजों को मजाक में लेते गए और वो इसे जादू समझते गए। इतिहास से जब हम मॉडर्न जमाने तक आते हैं, जब तक इन चीजों की रिसर्च नहीं हुई, तो लोग इनको जादू समझते थे। लेकिन जब कुछ बुद्धिजीवियों ने, जो हमारे फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब इन चीजों को ऑब्जर्व किया, तो वो इस चीज के पीछे का कारण सोचने लगे कि क्या कारण है जो ये अपनी ओर आकर्षित कर पाती है, ये छड़ या ये कंघी। तो हमने इसे, क्योंकि ये दिखाई दे नहीं रही थी, तो हमने इसे ये नाम दिया कि इस छड़ के पास एक विशेष गुण आ रहा है। अब हर बार हम ये इतनी लंबी बात बोले कि एक छड़ के पास एक विशेष गुण आता है जिसके कारण ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे तो उन्होंने एक आसान सा नाम देने की कोशिश करी। इंसान हमेशा चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता है ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो उस गुण को हमने नाम दिया आवेश। क्या नाम दिया हमने? उस गुण को हमने नाम दिया, यानी कि साइंटिस्ट ने नाम दिया आवेश, और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? चार्ज।
तो यानी कि इस वस्तु पे जो गुण आता है उस गुण का नाम क्या रखा, आवेश। तो हमने कहा कि ये जो कांच की छड़ है इस पे आवेश आ गया, उस आवेश आने के कारण ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब आप इतना समझ गए। यानी कि किसी भी चीज को, मान लो कंघी को आपने रब किया, किसी चीज बालों से रगड़ा या किसी ऊनी कपड़े से रगड़ा, या जैसे ग्लास को, कांच की छड़ को हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा, तो उस पर एक प्रकार का आवेश आ गया। आवेश का मतलब एक गुण आ गया, कोई पदार्थ थोड़ी है। आप देखोगे रगड़ने के बाद भी कांच पर कुछ अलग कोई पदार्थ थोड़ी आ गया है जिसके कारण ये चीजों को आकर्षित कर रहा है। एक गुण आया है, एक प्रकार का गुण आया। इससे में क्या पता चला कि चार्ज जो है, आवेश जो है, वो एक प्रकार का गुण है। लोग इसे पदार्थ समझ लेते हैं जब हम लिखते हैं कहीं पे प्लस या माइनस, कि एक प्रकार का पदार्थ आ गया। प्लस और माइनस की हम आगे बात करेंगे क्या है प्लस और माइनस। तो ये एक प्रकार का गुण आ गया आवेश, जिसके कारण ये चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आगे उन्होंने इसके बारे में, इसके ऊपर और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्ट ने, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे हमने अपनी एक अलग टर्मिनोलॉजी बनाई, अपनी एक अलग ब्रांच बनाई स्टडी करने की, जिसने यूं मान लो कि मॉडर्न वर्ल्ड को बदल के रख दिया, जिसके सारे आज हम हमारी सारी चीजें चल रही हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो चल रहा है, जो लैपटॉप्स है, ये सब इन चीजों को समझने के बाद में ही इन्वेंट हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो देखते हैं आगे साइंटिस्ट ने क्या देखा इसके बारे में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने आगे और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और कैसे इन चीजों के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। तो हमने ये देख लिया कि कांच की छड़ जो है वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अभी हमने क्या सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों कांच की छड़ों को एक दूसरे के सामने लटका के देखें कि ये अपने एक दूसरे को आकर्षित करती है क्या। हमारे माइंड में ये चल रहा था, लेकिन जो हुआ वो इसका बिल्कुल विपरीत हुआ। हमने क्या किया, एक कांच की छड़ को सीधा लटका दिया और इसको भी लटका दिया। ठीक है, ये दोनों कांच की छड़ है, इन दोनों को आपस में पास पास लाए लटका के किसी चीज से हैंग करके, तो देखा कि कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमने इसे सिल्क के कपड़े से रगड़ा, रब किया अच्छी तरह, और फिर हम पास पास लाए, एक जगह रोक दिया, तो हमने देखा कि जो कांच की छड़ है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये भी बड़ा अजीब सा बिहेवियर शो हुआ। अभी तो हम ये समझ रहे थे कि जो गुण आता है सिल्क के कपड़े से रगड़ने के बाद, तो वो चीजों को एक दूसरे जो चीजों को है वो आकर्षित करने का गुण आता है इसके पास, जिसको हमने आवेश नाम दिया। लेकिन ये आवेश यहाँ ऐसा अजीब सा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है कि हम एक दूसरी कांच की छड़ इसके पास लाई तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी कि प्रतिकर्षित कर रही है, रिपल कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कोई और छड़ लेके देखते हैं। तो हमने एक और छड़ ली, एबोनाइट की छड़। इसको हमने क्या किया, बिल्ली की खाल, मान लो बिल्ली की खाल से रब किया। बिल्ली की खाल से जब रगड़ा और इसको चीजों के पास लेके गए, जैसे मान लो कपड़ों के किसी कागज के टुकड़े के पास, या किसी और जैसे गाय का चारा है उसके पास लेके गए, तो वो टुकड़े भी इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। तो हमने समझ लिया कि वो जो आवेश का गुण था वो इस छड़ के पास भी आ रहा है। फिर हमने सेम एक्सपेरिमेंट ये इसके साथ भी दोहराया। हमने देखा इसको भी हम लटका कर एक दूसरी एबोनाइट की छड़ को रब करके दोनों को आपस में पास लाते, तो वो दोनों भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ से हमने सोचा कि हो सकता है कि जो सेम चीजों को हम सामने ला रहे हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, क्योंकि कागज एक अलग चीज है, ये छड़ एक अलग चीज है। तो हमने क्या किया कि ये जो कांच की छड़ थी इसके पास हम एबोनाइट की छड़ ले आए। अब ये कौन सी होगी, ये तो होगी एबोनाइट, ठीक है, और ये हो गई है कांच यानी कि ग्लास। कांच की छड़ को और एबोनाइट की छड़ को हम पास पास लाए, तो भैया चमत्कार ही हो गया, ये दोनों एक चीजें एक दूसरे के पास पास आने लगी, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। तो यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि डिफरेंट मटेरियल पर आवेश का जो गुण आ रहा है ना, उसकी भी, उस गुण की भी जो प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट हो रही है। ठीक है, तो यानी कि इस पर जो आवेश आ रहा है वो एक अलग प्रकार का आवेश है जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण है, और इस पर जो आवेश आ रहा है वो भी एक अलग प्रकार का आवेश है। तो हमें इतना तो पता चल गया इन दोनों चीजों से कि दो प्रकार के आवेश है, इसके पास दूसरे एक अलग प्रकार का आवेश है और इसके पास एक अलग प्रकार का आवेश है। यानी कि कितने प्रकार के आवेश हो गए, दो। तो अभी हमने सोचा और कितने प्रकार के आवेश हो सकते हैं, तो हमने और चीजों में, जैसे मान लो ये प्लास्टिक है, इसको रब करके कागज के पास ले गए तो देखा इसके पास भी वो गुण आ गया, और डिफरेंट चीजें, मेटल वगैरह सब कुछ हमने लेके देख लिया। ठीक है, तो हमने देखा कि वो सब कागज को तो मान लो आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे ग्लास के पास लाते हैं तो वो तो या तो ग्लास से, मान लो प्लास्टिक को लाए तो या तो ये ग्लास से आकर्षित हो रही है या प्रतिकर्षित हो रही है। ठीक है, जो चीज ग्लास से आकर्षित हो रही है वो एबोनाइट से प्रतिकर्षित हो रही है, यानी कि जो चीज ग्लास के पास जा रही है, जैसे ये मार्कर प्लास्टिक का मैं इसके पास लेके गया, फॉर एग्जांपल आप सुन लो, इसके अगर ये पास जा रहा है तो इसके पास लेके गया तो ये इससे दूर जा रहा था,
या फिर मान लो ये इसके पास ले जाने पे ये इसके पास जाता है, तो इसके पास लेके गया तो इससे ये दूर जाने लग गया, यानी कि इसके पास इन दोनों में से एक प्रकार का आवेश है। अगर इससे दूर जा रहा है तो हमने समझ लिया कि जो इस पर आवेश है वही आवेश इस पर है, और अगर इससे दूर जा रहा है तो जो इस पर आवेश है वही आवेश इस पर है, और इसके पास जा रहा है तो यानी कि जो आवेश इसके पास है, इसके पास जो आवेश है वो इससे विपरीत है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर ध्यान से अगर आप सुनोगे और समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इससे हमें ये पता चला, हमने बहुत साइंटिस्ट ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रब करके देखा, रगड़ के देखा और ये एक्सपेरिमेंट किए, तो फाइनली रिजल्ट ये निकला कि आवेश जो है, जो गुण हमने नाम दिया था, वो आवेश या वो जो चार्ज है वो सिर्फ दो प्रकार का ही निकलता है। भाई दो ही प्रकार की गुण शो हो रहे थे, या तो आकर्षित हो रही थी चीजें या प्रतिकर्षित हो रही थी, यानी कि दो प्रकार के ही आवेश हैं। अब इन आवेश को बोलेंगे क्या, हम क्या बोलते हैं, ये कौन से आवेश है, कैसे समझे? तो काफी टाइम तक लोग इनको समझते ही रहे कि ये कौन सा आवेश है, क्या है ये चीज, क्या है, लेकिन नहीं समझ में आई। एक्चुअली आज भी हमें नहीं पता है कि एक्चुअल में आवेश क्या है, हम बस उसे गुण का नाम दे देते हैं। जैसे कि 11th में आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि किसी चीज का जो मास है वो मास क्या है, हम कह देते हैं कि वो बस उसकी एक मूलभूत प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है, लेकिन एक्चुअल में मास क्या उसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। वैसे एक्चुअल में चार्ज क्या है, एक्चुअल में आवेश क्या है, उसको हम आज तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो हम इसे एक प्रकार की प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसी चीज जिसके पास मास है उसके पास चार्ज भी होगा। अब आप सोचोगे कि वो चार्ज हमें दिखाई क्यों नहीं देता, मतलब रब करने के बाद में ही वो चार्ज क्यों आता, पहले क्यों नहीं आता? इसके बारे में भी हम आगे वो डिटेल में पढ़ेंगे, आपको हर एक चीज का कारण समझ में आएगा। तो हमें इतना पता चल गया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का चार्ज जो एक प्रकार का चार्ज जो कांच की छड़ पे आता है, और एक प्रकार का चार्ज जो एबोनाइट की छड़ पे आता है। तो अभी एक भाई साहब है, एक फिजिसिस्ट है, उनका नाम है बेंजामिन, क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने जो चीजें मैंने आपको बताई उन सब चीजों को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने की जो छड़ है उसको, उसके पास जो आवेश है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जो एबोनाइट की छड़ है उसके पास जो आवेश है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वो इसका उल्टा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। तो इनसे रीजन पूछा गया कि भाई क्या रीजन है, क्यों दिया आपने, इसको पॉजिटिव क्यों बोला, इसको नेगेटिव क्यों बोला? इन्होंने कहा कोई रीजन नहीं है, बस मेरे को अच्छा लगा कि इसको मैं पॉजिटिव नाम दूं, इसको नेगेटिव नाम दूं, रीजन कोई नहीं है। तो किसी ने पूछा कि आप इसको भी पॉजिटिव दे सकते थे, इसको भी नेगेटिव दे सकते, कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा इसको दे दिया तो अब इसको ही रहने दो, इसको ही रहने दो। लेकिन अगर उस दिन अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको पॉजिटिव बोल देते और इसको नेगेटिव बोल देते ना, तो आज एक प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाती है कि हम जो बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, या आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, जब थर्ड चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जो करंट की जो डायरेक्शन होती है आई की, विद्युत धारा की, वो उसके अपोजिट होती है। लेकिन अगर उस दिन इसको पॉजिटिव बोल देते ना, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती ना वही होती करंट की डायरेक्शन। खैर कोई बात नहीं, अब तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं तो ऐसा ही पढ़ेंगे। तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, इसका सिंबल हमने बता दिया प्लस। इसको नेगेटिव बोलते हैं तो इसका सिंबल हमने बोल दिया माइनस। तो हम बता देंगे इस पर माइनस चार्ज है, ऐसे शो कर देते हैं हम, और इस पर हम शो कर देते हैं कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो दो प्रकार के चार्ज हो गए, दो प्रकार के गुण हो गए, जिन्हें हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं हम आगे आगे और क्या क्या है इसके बारे में, डिटेल में हम सब कुछ देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन सब बातों को सुनने के बाद अब आपको, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि ठीक है चीज़ों पर ये जो आवेश आ जाता है, लेकिन ये आता कैसे है? तो इसका लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन अभी तक हमारी जो रिसर्च हो चुकी है, अभी तक मतलब आज तक जो रिसर्च हुई है, जो जो एक्सपेरिमेंट हुए, उनके बेसिस पे जो थ्योरी बनी हुई है, उसके अनुसार जो जितने साइंटिस्ट है वो इसे एक थ्योरी पर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इस एक थ्योरी के ऊपर वो आके एग्री होते हैं कि जो एटम है वो, उसका जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि उसके बीच के अंदर एक बहुत छोटे से भाग के अंदर न्यूक्लियस होती है, और उसके बाहर किसी एक घेरे के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, एटम, ये एटम का स्वरूप होता है, एटम्स की फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं कि जब चीजों को आपस में रब किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्योंकि ये बाहर होते हैं, न्यूक्लियस तो होती है अंदर, और जो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ यहीं तक सीमित होता है, इसके बाहर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता एटम के अंदर। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और बीच में ये सारा खाली है, ऐसा मानते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जो रब करने पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे चला जाता है। जैसे हमने बात की थी कि जो कांच की छड़ उसको हम सिल्क से रब कर रहे हैं, तो कांच की छड़ पे हमने कौन से आवेश माने थे? पॉजिटिव। एक बार फिर आप याद करो कि मैंने कहा वो नाम आर्बिट्रेरी दिए गए, यादृच्छ रूप से नाम दिए गए हैं, कोई विशेष रीजन नहीं है, तो हो सकता है उन पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, लेकिन अभी हमने एक थ्योरी बना ली है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो हमने उस पर हम मानते हैं कि कांच पर जो आवेश है वो प्लस आवेश है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि कांच से जो इलेक्ट्रॉन है वो सिल्क के ऊपर गए हैं। कांच से जो इलेक्ट्रॉन सिल्क के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन जाते गए उतना इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर एक पॉजिटिव आवेश आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर दो पॉजिटिव आवेश आ गए, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, किसी के मन में आप में से ये डाउट आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो प्रोटॉन्स पर आ रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, आप एटम का सर्वनाश नहीं कर सकते हो। एटम का सर्वनाश हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, उस चीज को आप वस्तु को ही आप खत्म कर दोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा या तो जाएगा या आएगा, जहां से जाएगा वहां पर पॉजिटिव और जहां पर जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। यही थ्योरी एग्जिस्ट करती है। आप ये मत सोचते जाना कि प्रोटॉन भी आते जाते हैं। मान लो प्रोटॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गए, बचा गया यहाँ पर, ये तो खाली हो गया, एटम का तो सर्वनाश हो गया ना। ऐसा नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, और उन कमी को पूरा करने के लिए पॉजिटिव आ गया। तो दो विपरीत चीजें जब एक दूसरे के सामने आएंगी तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी, ऐसा हम मानते हैं। और इसे मानकर ही हमने वो थ्योरी बनाई है। हमने ये सोचा कि वो विपरीत है तो वो आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। और दो सेम आएंगे, प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, ठीक है। चाहे कांच की छड़ आमने सामने हो चाहे एबोनाइट की छड़ आमने सामने हो, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आता है। ये हमारी थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। इससे सटीक अभी तक कोई थ्योरी नहीं आई है। भविष्य में अगर आप कभी ऐसी थ्योरी ईजाद कर सको जो इससे सटीक हो तो हमें बहुत खुशी होगी। अभी हम और बात करते हैं आगे आपके चैप्टर के बारे में। अब हम देखते हैं कि आवेश हम वस्तु पर किस किस प्रकार से ला सकते हैं, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम आवेश लाने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं वो है फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण। जब दो वस्तुओं के बीच के अंदर जब उनमें आपस में घर्षण कराया जाता है तब आवेश आता है। और अभी हम ये कर रहे हैं कि जब सिल्क या रेशम के कपड़े को जब कांच की छड़ से हम रगड़ते हैं तो उस पर हमने कह दिया कि पॉजिटिव आवेश आता है। इस पर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर नेगेटिव आवेश आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मैंने अभी आपको एटम से समझाया, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े के ऊपर चले गए, तो इसके ऊपर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता गया, और इससे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते गए वैसे वैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता गया। तो ये क्यों हुआ? ये हम फ्रिक्शन से हुआ। जब हमने फ्रिक्शन किया, जब घर्षण किया तो इसके पास कुछ एनर्जी गई, कुछ इसका टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है। और टेम्परेचर हाई होने के कारण इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन गए, ये आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में मैं अच्छी तरह बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूँ कि इससे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीका तो हमने देख लिया कि फ्रिक्शन से हम आवेश ला सकते हैं किसी वस्तु पर घर्षित करके। और क्या तरीके हैं जिससे हम किसी वस्तु पर आवेश ला सकते हैं? अगर हमें वस्तु पर किसी और तरह से चार्ज लाना हो तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि कोई वस्तु जो पहले से चार्ज है उसको हम किसी मेटल के ऊपर अगर हमें लाना है तो हम उन दोनों का आपस में कांटेक्ट कराएं, उन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करवाएं या टच करवाएं, जैसे भी आप ठीक समझे। तो उन दोनों को एक दूसरे से टच करवाएंगे तब इसका जो चार्ज होगा, जो चार्ज वस्तु है उसका जो आवेश होगा वो दूसरी वस्तु पर आ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ये किसी नॉन मेटेलिक यानी कि अचालक वस्तु पर रखी हुई हो। अचालक, चालक, कुचालक, ये सब मैं आपको डिटेल में जब आपका चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर वाला उसमें बताऊंगा। लेकिन यहाँ इतना समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर चालक लगा होगा ये डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट होगा। जो आपकी अर्थ है, धरती है, धरती जो है वो खुद एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है विद्युत का, आवेश का बहुत अच्छा चालक। आवेश के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर इन्हें चालक मिल जाएगा तो ये उससे आसानी से मूव कर जाएंगे। जैसे कि आप पर आवेश आया और अगर आप धरती से कनेक्टेड हो तो हमारी बॉडी भी एक अच्छी कंडक्टर है, विद्युत की अच्छी चालक है, तो हमसे आवेश आगे धरती के अंदर चला जाएगा।
वैसे ही ये धातु का कोई गोला है, अगर इसे आप धरती पर रख दोगे या किसी धातु की चीज से किसी धातु की चीज पर इसके रखोगे, तो ये अगर धरती से कनेक्टेड होगा तो वो जो आवेश इस पर आएगा वो नीचे चला जाएगा धरती के अंदर। तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो धातु का गोला ये चार्ज हुआ ही नहीं। तो अगर ये कंप्लीटली आपको देखना है तो इसको किसी अचालक वस्तु पर रखना होगा जो नॉन मेटल हो, मेटल को चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर नॉन मेटल को अगर आप इससे टच करवाओगे किसी चार्ज वस्तु से तो वो चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल होता है, जो अचालक वस्तु होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए इसके अंदर फ्री नहीं होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री नहीं होते हैं। लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी बाधा नहीं होती, वो आराम से चल फिर सकते हैं। लेकिन इस पर नहीं चल सकते हैं, इसलिए वो इस पर नहीं आ सकते, लेकिन इस पर आवेश आ सकता है। तो अगर आवेशित वस्तु को हम धातु के गोले के पास लाएंगे या किसी धातु की वस्तु के पास लाएंगे तो उस पर भी वही आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक तो हो गया फ्रिक्शन के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, दूसरा हो गया स्पर्श कराकर किसी आवेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु को स्पर्श कराकर हम उस पर भी आवेश ला सकते हैं। तो दो तरीकों का हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके। तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो तरीका है उसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को आपस के अंदर टच नहीं करवाएंगे। एक हमारे पास आवेशित वस्तु होगी और एक अनावेशित, यानी कि उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, और उसको हम किसी कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। क्योंकि अगर हम इस पर जो आवेश लाएंगे और अगर इसको हम कुचालक स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो वो आवेश सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा। यहाँ नीचे हमारी धरती है, ठीक है, तो अर्थ के अंदर वो आवेश ना चला जाए, इसलिए हम उसे किसी कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। तो हम आवेश प्रेरित करके लाएंगे, इसके ऊपर जो आवेश लाएंगे वो प्रेरित करके लाएंगे। वो कैसे लाएंगे देखते हैं। हमें पता है कि जो धातु का गोला होता है, जो मेटल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, इधर उधर एक चलते रहते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं, उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है, आराम से वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अनावेशित जिस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ, इस पर भी ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब हम दूसरी आवेशित वस्तु को इस धातु के गोले के पास लाएंगे, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल है, यानी कि जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन उतने उसके पास प्रोटॉन है, तो वो सारे आवेश मिला के ये न्यूट्रल हो गया, इस पर एक्स्ट्रा चार्ज 0 है, ठीक है। अब हम एक ऋणावेशित वस्तु इसके पास लाए, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब वो फ्रीली मूव करते करते इधर आएंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव के अंदर रिपल्शन होता है, एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास भी नेगेटिव चार्ज होगा, और इन इलेक्ट्रॉन या इस नेगेटिव चार्ज के कारण वो इससे प्रतिकर्षित होंगे तो वो इससे दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस साइड में ही रहेंगे, इधर ही जमा होते जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जब इससे दूर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, यानी कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बच जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसके एक हिस्से पर पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इसका एक हिस्सा नेगेटिवली हो गया, यानी कि एक हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बच गए, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। इलेक्ट्रॉन जब कहीं से कहीं जाते हैं तभी तो वहां पे पॉजिटिव आवेश आता है ना, और जहां पर जाते हैं वहां पे नेगेटिव आवेश आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए, तो धातु के जो गोला है उसके इस साइड तो ये गोला ऋणावेशित हो गया, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गया, और जो धातु का ये सतह है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आपस में एक दूसरे को टच करवाए बिना भी हम आवेश को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा धातु के गोले के साथ ही। आप किसी प्लास्टिक की बॉल को रख दोगे और आप सोचोगे कि फिर वो हम ये ऐसे करें, कोई ऋणावेशित छड़ लाए, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ धातु के गोले के साथ ही होगा, और प्रेरण द्वारा आवेशित बोले क्योंकि इसके अंदर हम आवेश को प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो हमने 3 तरीके बता दिए आपको, एक फ्रिक्शन के द्वारा आवेश, दूसरा कंडक्शन यानी कि कॉन्टेक्ट में लाके टच करवा के आवेश, और तीसरा हो गया हमारा इंडक्शन वाला, प्रेरण के द्वारा आवेश। तो ये 3 प्रकार ही आवेश के। और अब हम आगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताएंगे आपको। तो ये 3 अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया कि जब हमें ये समझने की कोशिश करने लगे कि दो चीजों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का आवेश के कारण जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है और किस तरीके से लग रहा है, इस चीज को समझने के लिए हम आकर्षण जो बल है, यानी कि जो अपोजिट चार्ज के बीच में जो बल लगता है,
प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है, तो उससे हम इतना नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? अभी लास्ट जो हमने देखा आवेशन का तरीका प्रेरण वाला, उसमें क्या होगा कि जो अपोजिट चार्ज है वो प्रेरण के कारण कहीं पर भी आ सकता है। तो अगर उससे क्या होगा कि हम एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली समझने के लिए हम जो सेम चार्ज है ना उससे ही समझेंगे कितना बल लगता है, क्योंकि बल जो है वो दोनों के बीच में बराबर लगेगा। यहाँ पर चाहे आकर्षण का बल है वो भी उतना ही लगेगा जितना प्रतिकर्षण का बल लगेगा। आवेशों की मात्रा पर निर्भर करेगा। तो हमने क्या किया कि एक पॉजिटिवली चार्ज जो छड़ है उसको इसमें क्या किया, सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि ये एक कांच का जार है और ये एक धातु की छड़ है। यहाँ पर एक धातु की डिस्क रखी गई है पतली सी, और ये जो है ये स्वर्ण पत्र है, यानी कि सोने की पतली पतली पन्नियां हैं। अच्छा, सोने की क्यों ली गई? क्योंकि जो सोना भी एक प्रकार का धातु है और इस सोने की ही हम सबसे पतली पन्नी बना सकते हैं। मतलब धातु की सबसे पतली पन्नी हम सोने से ही बना सकते हैं, और जो होगा वो इतनी पतली पन्नी नहीं बनेगी। तो जितना कम होगा उससे हमें इनके बीच में फैलाव या फिर जो सिकुड़न है वो दिखेगा। आवेश के कारण जो इनके अंदर चेंजमेंट आएगा वो जितनी पतली धातु की पन्नी होगी उससे ज्यादा दिखेगा। वो कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो इसके हमने क्या किया, इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज जो छड़ लाए और वो इससे टच करवाई। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये धातु की छड़ है पूरी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और वो क्योंकि ये पूरा मेटल, तो वो आगे जाने की कोशिश करेगा। आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे जाता 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 वो यहाँ पे सोने की पन्नियां लगी, इन पर आ गया। तो इन दोनों पे बराबर मात्रा में आएगा आवेश। जब इन दोनों पर ये आवेश आने लगा तो दोनों तरफ सेम प्रकार का आवेश है, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लग गई। प्रतिकर्षित होने के कारण ये यूं फैलने लगी, एक दूसरे से दूर जाने लग गई। ठीक है, और मान लो ये अभी पहले से ही चार्ज होती और हम और चार्ज लाते, तो ये इतने फैली हुई है, और चार्ज अगर हम लाते तो इनके ऊपर प्रतिकर्षण बल था वो और बढ़ने लग गया, यानी कि वो और दूर जाने लग गई। यानी कि आवेश बढ़ने से जो प्रतिकर्षण बल है वो भी बढ़ता है, और आवेश घटने से प्रतिकर्षण बल है वो घटता है। अगर हम इस पर मान लो ये पहले से पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज की छड़ ले आए, तो यानी कि इस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अपोजिट चार्ज आने के कारण इसके अंदर आकर्षण का बल लगेगा और ये जो पन्नियां हैं ये एक दूसरे के पास आने लग जाएगी। इससे हमें पता चला कि आवेश की जो मात्रा है वो बल को बढ़ाती या घटाती है। अगर आवेश ज्यादा है तो बल बढ़ेगा, आवेश कम है तो उनके बीच का जो बल है वो कम होगा, आवेश के अनुसार होगा। जितने आवेश होंगे उतना ही उनके ऊपर बल होगा, उनके बीच के अंदर वो बल होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये एक्सपेरिमेंट समझ गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आवेश का मेजरमेंट करने के लिए उसका जो मात्रक बनाया गया, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं, वो हमने बताया कूलाम्ब। आवेश को हम कूलाम्ब से बताएंगे कि इतने कूलाम्ब आवेश है वहां पर, या इतने कूलाम्ब चार्ज है, और इसे हम सी सिंबल होता है इसका, कूलाम्ब को हम शॉर्ट में सी से लिखेंगे, सी से प्रेजेंट करेंगे। और अगर कहीं पे मान लो लिखा हुआ एक माइक्रो कूलाम्ब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे 10⁻⁻⁶ कूलाम्ब चार्ज है। ठीक है, इसे सी भी लिख देते हैं, स्मॉल में सी भी करके भी लिख देते हैं, आप सीधा सी लिखिए। और अगर कहीं लिखा हो 1 नैनो कूलाम्ब, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 10⁻⁹ कूलाम्ब चार्ज है वहां पर। कहीं लिखा है 1 पीको कूलाम्ब, यानी कि वहां पर 10⁻⁻12 कूलाम्ब चार्ज है वहां पर। ठीक है, ये एसआई पद्धति में है, एसआई पद्धति में इसका मात्रा कूलाम्ब है। और अगर आवेश की बहुत ज्यादा मात्रा है तो उसको नापने के लिए एक अन्य यूनिट है, उसे हम बोलते हैं फैराडे। क्या बोलते हैं? फैराडे। फैराड नहीं बोलते हैं, फैराड अलग होता है, यह है फैराडे। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम्ब। कितना होता है एक फैराडे बराबर? 96,500। यानी कि बहुत ज्यादा आवेश हो बहुत ज्यादा कूलाम्ब के अंदर, तो हम फैराडे यूनिट का यूज करते हैं, और छोटे आवेशों को नापने के लिए हम कूलाम्ब बताते हैं। एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम्ब होता है। तो ये हो गया मात्रक के बारे में। अब हम आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उनके बारे में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला गुण है आवेश का, वो है उसकी योज्यता। इसका क्या मतलब हुआ एडिटिविटी का, कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, और किसी वस्तु पर आवेश बताने के लिए हम उन जितने भी आवेश होंगे उनको जोड़कर बताएंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आवेश का जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1e के बराबर होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1e,
उसको हम बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो मिनिमम आवेश इतना हो सकता है, इससे कम का आवेश होता ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम आवेश होता है एक ई के बराबर, ई के बराबर आवेश होता है। तो किसी वस्तु पर कितना आवेश है, तो जितने ई आवेश होगा उसको हम जोड़ के बताएंगे कि 1 2 3 4, इस पर 4 ई आवेश है, ठीक है। और इसको ई को यहाँ पे और कन्वर्ट करके हम लिख देंगे। अगर मान लो इसके ऊपर माइनस ई आवेश हो, -2 ई आवेश हो, तो हम कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4, और 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, 3 में से 2 माइनस हुए तो 1, यानी कि इस पर टोटल चार्ज कितना बचा, ई ही है। नेगेटिव पॉजिटिव सारों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लो क्यू चार्ज है, फिर प्लस क्यू है, -2 क्यू है, +5 क्यू है। तो इन सबको जोड़ के बताएंगे कि उस वस्तु पर टोटल कितना चार्ज है। तो 5 में से दोगे 3, 3 और 1 4, 4 क्यू आवेश उस वस्तु के ऊपर होगा। तो किसी भी वस्तु पर आवेश बताने के लिए उस पर जितने भी आवेश हमें पता है उन सब का जो जोड़ होगा, उन सबको ऐड करके जो टोटल आवेश होगा, प्लस माइनस के सिंबल को ध्यान में रखेंगे, तो टोटल आवेश को उनको जोड़कर ही बताएंगे। और ये नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेश की निश्चलता या फिर आवेश का इनवेरियंस। आवेश का इनवेरियंस या फिर आवेश की निश्चलता, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मान लो कोई वस्तु है, इस पर कुछ चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मान लो कि मूव कर रही है, तो मूव करने से इसके आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ये किसी भी चाल से, किसी भी गति से मूव कर रही हो, ठीक है। इस पर क्यू आवेश है तो क्यू ही रहेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यूं मान लो कि कई बार हम चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये वस्तु पीछे की ओर जा रही है। बस में हम बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि पेड़ पौधे जो है वो पीछे चल रहे हैं, एक्चुअल में चल हम रहे हैं। तो हमारा निर्देश तंत्र क्या है, हम किस तरह से उसको देख रहे हैं। तो कई बार हम चल रहे होते हैं लेकिन वस्तु स्थिर होती है, लेकिन हम चल रहे तो होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वस्तु हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इस पर जो चार्ज है वो भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आवेश जो है वो किसी प्रकार की गति पर, किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, आवेश उतना ही रहेगा उस वस्तु पर जितना है। तो इसलिए इसे इनवेरियंस कहते हैं कि आवेश वेरी नहीं करता है, या फिर निश्चलता रहते हैं कि वो चर की तरह कोई वेरी नहीं करेगा, आवेश जितना है उतना ही रहेगा। हम बात करेंगे आवेश के संरक्षण की। आवेश के कंजर्वेशन क्या होता है, मान लो कोई विलगित निकाय है। विलगित निकाय का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, या फिर पहले ये सुन लीजिए कि विलगित निकाय में किसी वस्तु पर जो आवेश है वो उतना ही रहता है। अभी तक मान लो हमने जितने भी तरीके पढ़े हैं उसमें ना तो हमने आवेश को बनाया है और ना ही नष्ट किया है। हमने जो आवेश था वो सामने आया है, हमने किसी प्रकार से बनाया नहीं आवेश को कि घर्षित किया तो वो आवेश, उस वस्तु पे जो आवेश था वो एक से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो गया। तो हम आवेश को ना तो पैदा कर सकते हैं और ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह पर केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, और अभी तक मैंने जितने भी तरीके बताए उसमें आवेश स्थानांतरित ही हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ही जा रहा है, ठीक है। विलगित निकाय का ये मतलब हुआ कि मान लो इस वस्तु पर कोई आवेश है, अगर विलगित निकाय नहीं हो, मान लो यहाँ पर कोई और प्रकार का मेटल पड़ा हो और इससे और उसमें प्रेरण के द्वारा मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, अट्रैक्शन आ जाए किसी प्रकार का, तो विलगित निकाय का ये मतलब हुआ कि वहां पर आवेश का कोई और सोर्स नहीं है, ठीक है। तो विलगित निकाय के अंदर आवेश का कोई और सोर्स नहीं है तो और कहीं से तो आवेश आएगा नहीं। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कि विलगित निकाय में आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। एक जगह से दूसरी जगह, मान लो यहाँ कोई और मेटल की बॉडी रखी तो इसको हम आपस में टच करा के इसमें भी प्लस चार्ज ला सकते हैं, लेकिन आवेश उतना ही रहेगा। मान लो इस पर 6 ई आवेश था और इस पर मान लो 3 ई चला गया टच करवाने के बाद, तो फिर इस पर भी कितना रह गया, 3 ई, यानी कि टोटल चार्ज है वो 6 ई ही रहेगा, आवेश नष्ट नहीं होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकता है। आई होप आप आवेश का कंजर्वेशन समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसे काफ़ी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। विलगित निकाय का क्या मतलब होता है, विलगित निकाय का ये मतलब होता है कि वहाँ पे आवेश का कोई और सोर्स ना हो, ताकि हम क्लियरली देख सकें जो भी चीज़ है। मान लो आप यहाँ कोई मेटल पड़ा है लेकिन आप उसे नहीं देख पा रहे और ये 3 ई है, ये कुछ देर के बाद में यहाँ पे ई चार्ज ही बच जाता है, तो आपको आवेश तो नष्ट हो गया, 2 ई चार्ज तो खत्म हो गया। खत्म नहीं होता, आवेश सिर्फ स्थानांतरित होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, किसी प्रकार से आवेश को बना भी नहीं सकते हैं। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से हमारा यही मतलब। अब हम बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण की, इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ। तो जो वर्ड है क्वांटा, क्वांटा वर्ड का मतलब होता है छोटी छोटी वस्तु, ठीक है, बहुत ही छोटी चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो नॉर्मली हम जिन भी चीजों को देख सकते हैं
तो वो इतनी छोटी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन एग्जिस्ट करती हैं उनको बताने के लिए हम क्वांटा वर्ड यूज करते हैं। ये लैटिन वर्ड है, तो इस क्वांटा का मतलब वो बहुत ही छोटी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब बहुत ही छोटी चीज़ों की जिसके अंदर स्टडी की जाती है उसे हम क्वांटम भी कहते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे अपनी हायर स्टडीज़ के अंदर। खैर इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्वांटम एक अलग चीज़ है। तो छोटी चीज़ों को बताने के लिए वर्ड जो होता है क्वांटा यूज किया जाता है। अभी आवेश जो है वो बहुत छोटा होता है, इसके एग्जिस्टेंस को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो ठीक है। और हमने ये जान लिया कि जो आवेश है वो सबसे छोटा आवेश की मात्रा होती है ई। कभी भी हम ऐसे नहीं सुनेंगे कि 0.5 ई, 1.5 ई, यानी कि आधा आवेश कुछ नहीं होता है। जो सबसे कम है वो ई ही होगा, इससे कम कुछ नहीं होता है। आवेश की जो मात्रा होगी वो क्वांटाइजेशन यानी कि पूर्णांकित ही होगी। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि आवेश की जो मात्रा है वो पूरी में ही हम गिनेंगे। भाई किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो या ई होगा या 2e होगा या -2e होगा या -3e होगा, पूरा आवेश होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5e, -2.5e या 2.1e, इस प्रकार से आवेश नहीं होगा। आवेश हमेशा पूर्णांकित फॉर्म में ही होगा। अगर हम नॉर्मली समझना चाहें तो हम कहेंगे कि पूर्णांकित फॉर्म में ही होगा। तो सबसे कम आवेश कितना होता है, वो होता है ई। अब किसी वस्तु पर ई से ज्यादा आवेश है तो हम उसको कितना बताएंगे कि मान लो हमें नहीं पता तो हम कहेंगे कि उस पर Ne आवेश है। किसी भी वस्तु पर अगर कम से कम आवेश ई है और ज्यादा होगा तो Ne होगा। मान लो उस पर 2e है तो हम कह देंगे n की वैल्यू 2 है, 5e है तो हम कह देंगे n की वैल्यू 5 है, और -5e है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस से भी बता देंगे। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हम कैसे बताएंगे, जनरल सामान्य फॉर्मूले के अंदर प्लस माइनस Ne। ये आवेश को हम क्यों से लिखते हैं, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी वो Ne के बराबर होगी, प्लस या माइनस उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आपके बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम वो एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपको जितनी भी अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई है उनका उसके अंदर यूज होगा। तो वो जो मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगा उनकी मदद से आप आसानी से समझ पाओगे और प्रैक्टिकली उनका कैसे यूज कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए